अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबका यही मानना है कि आर्मी चीफ की तैनाती का इख्तियार सरासर और बिला शिरकत गैर वज़ीर आज़म का ही है, ये प्राइम मिनिस्टर का ही इख्तियार है। तो फिर इतनी देर हुकूमत क्यों कर रही है? और तैनाती क्या हम वक्त पर लंदन से आने के बाद वज़ीर आज़म कहीं नज़र नहीं आ रहे? वज़ीर आज़म कहाँ हैं? क्या वाकई आर्मी चीफ की तैनाती पर कोई इख्तलाफ राय अभी भी मौजूद है? क्योंकि इस ओहदे की तैनाती आज से पहले कभी भी इतना ओपनली डिस्कस नहीं हुई है जितनी अब की बार हो रही है। इमरान खान जो कि इख्तलाफ राय कर रहे थे और कर सकते थे, इस वक्त ये कहकर वो भी इस दौर से बाहर हो चुके हैं कि कोई उनका फेवरेट नहीं है और कोई आए वो इसे मतनाज़ नहीं बनाएंगे। बल्कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी भी ये बयान दे चुके हैं कि वज़ीर आज़म की तरफ से आने वाली समरी पर वो दस्तखत करते हुए कोई इख्तलाफ नहीं करेंगे। अगर इमरान खान या तहरीक इंसाफ इस पर कोई इख्तलाफ नहीं रखते तो पीछे बचते हैं वज़ीर आज़म और उनके इत्तेहादी। तो इत्तेहादियों में सबसे अहम है आसिफ अली ज़रदारी, और वो भी ये बयान दे चुके हैं कि तमाम लेफ्टिनेंट जनरल्स उनकी नज़र में इक्वल और कैपेबल हैं, यानी कोई भी लग जाए। अब अगर जरदारी साहब भी इस इख्तलाफ की दौड़ में नहीं है और तो वज़ीर आज़म के लिए फिर आखिर मुश्किल क्या है, जिस पर आर्मी एक्ट में तब्दीली की बात भी की जा रही है। रिलीज़ और रिटेन जैसे अल्फाज डालकर एक तरमीमी बिल भी लाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तो यहाँ तक कहा है कि GHQ से आने वाली समरी के मुताबिक अपॉइंटमेंट हो जाएगी और ये अमल पीर से शुरू होकर नवंबर से पहले जो है वो 29 नवंबर से पहले जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो क्या अभी GHQ से समरी का इंतज़ार है या कहानी कुछ और है? तारीख सर पर है लेकिन कोई अपडेट आने के बजाय खामोशी है, सन्नाटा है और सिर्फ अफवाहें हैं। सारे मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, मुफाहमत रुक चुकी है, डेडलॉक लगा हुआ है। इन सारे बंद तालों की मौजूदा वक्त में एक ही चाबी नज़र आ रही है और उसी से सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, और वो है कि अहम तरीन तैनाती, ये अहम तरीन अपॉइंटमेंट। नाज़रीन, आर्मी चीफ के लिए जो नाम सामने आ रहे हैं वो जाहिर है सारे लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं और सेकंड लेफ्टिनेंट के ओहदे से तरक्की पाते हुए फाइनली एक कोर को कमांड करके यहाँ तक पहुँचे हैं। इन अफसरान को सियासत के साथ किसी भी हाल में नत्थी करना ठीक नहीं। उन्हें माजी के सच्चे झूठे सियासी वाक़यात में तोल कर जज करना कि फ़लाँ की एफिलिएशन फ़लाँ पार्टी के साथ है और फ़लाँ जनरल फ़लाँ पार्टी के लिए हमदर्दी रखता है, मेरे ख़्याल में ये खाम ख्याली और मिसअंडरस्टैंडिंग है। नाजरीन, अगर इन सारी बातों को मद्देनज़र रखा जाए तो आर्मी चीफ की तैनाती में ताख़ीर की अव्वलीन वजह काबिलियत तो हो नहीं सकती, क्योंकि इतने लंबे प्रोफेशनल सफ़र के बाद जो है डिफरेंट अपॉइंटमेंट से गुजर कर काबिलियत या अहलियत कहीं बहुत पीछे रह जाती है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म को कभी लंदन तो कभी सीन से बाहर क्यों जाना पड़ रहा है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब आपका। असद उमर साहब, मेरा सवाल ये है कि 26 नवंबर की डेट इमरान खान साहब ने दे दी है पिंडी पहुंचने की। अगर मैं माजी की बात करूं, मैंने अपने सहाफ़ती करियर में भी और माजी की जो तारीख भी पढ़ी है, लॉन्ग मार्च धरनों एहतजाज के ज़रिए हुकूमतों को ना घर भेजते देखा है, ना ही हुकूमतों को गिरते देखा है। आप लोगों का मुतालिबा है अर्ली इलेक्शन, साफ शफाफ इलेक्शन। हुकूमत बारहा ये बात कर चुकी है कि इंतखाबात अपने आइनी वक्त के मुताबिक ही होंगे। तो पिंडी पहुँच आप लोगों ने करना क्या है? सरप्राइज़ देने का बिल खान साहब ने आज ऐलान किया है। पिंडी पहुँच आप लोग क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि माजी के अंदर जो है हुकूमतें गिरी हैं, ये नहीं गिरी हैं। कोई पाकिस्तान में इस वक्त मेरे ख्याल में एक भी आज़ाद तज्जिया निगार या जो भी पाकिस्तान की मईशत को, सियासत को समझने वाला है, वो ये नहीं कहेगा कि ये जिस तरीके से हम मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो मुल्क तबाही की तरफ नहीं जा रहा। ये नहीं कि बहुत अच्छा नहीं है, कोई एक भी ऐसा नहीं होगा जो ये ना माने कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। तो पहली बात तो ये कि सोचने की, तमाम जितने भी फैसला साज़ हैं सबके सोचने की बात है कि क्या हम मजीद मुल्क को तबाही में ले जाना चाहते हैं या नहीं। दूसरी बात जो है, हम क्या करेंगे। हमारे पास देखिए एक चीज वाज़ेह है, वो इमरान खान बार बार कह भी चुके हैं और उसको अपने जो एक्शंस हैं उसके साथ डेमोन्स्ट्रेट भी कर चुके हैं। जो भी करेंगे आइन और कानून के अंदर रहते हुए करेंगे। जो इमरान खान के इस वक्त मुखालिफ हैं वो वाले काम नहीं करेंगे। हम साजिश करके कत्ल करने का मंसूबा बना के गोलियां मार के इमरान खान को कत्ल करने वाली जैसे काम है, ऐसे काम नहीं करेंगे। हम लोग जो है वो इसके बावजूद जो है, इमरान खान का फैसला यही है कि हमने आइन कानून के अंदर रहते हुए करना है। आइन कानून के अंदर रहते हुए जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सब इमरान खान के पास अवेलेबल हैं। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और वो जैसे जैसे फैसले करते जाएंगे
वैसे वैसे तो आपको ये बात भी तय है असद उमर साहब कि आप लोगों ने पिंडी से भी इस्लामाबाद जाना ही जाना है, या पिंडी वालों से ही मामला तय करके वापसी हो सकती है? नहीं, हमारी ये जो अभी हम कर रहे हैं वो पिंडी पे होगा इंशाल्लाह ताला। आज हम मौके पे भी गए थे, वहां पर देख के आए। मरी रोड के ऊपर बड़ा जबरदस्त एक समा बनने वाला है, और वहां पे एक बड़ी तादाद में आके लोगों के रहने की भी इंतजाम किए जा रहे हैं उसके पास ही। तो जो अगला जो है वो 26 तारीख को इंशाल्लाह ताला, वो तो ऐलान कर दिया है इमरान खान साहब ने। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया था कि 26 को मैं आगे बताऊंगा आपको कि आगे मैंने क्या करना है। अच्छा, ऐसे भी चल रही हैं, आप बता रहे हैं कि आप लोगों के रहने के इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो तमाम होटल्स वालों को, गेस्ट हाउस वालों को ये डायरेक्शंस दे रही है कि धरने वालों को कमरे नहीं देने हैं, धरने वालों को जगह नहीं देने। तो हुकूमत की तो हर तरह से कोशिश है कि अगर आप लोगों का वहाँ पर रहने का भी प्लान है, रुकने का भी प्लान है, रहने के लिए जगह नहीं उन्होंने देनी आपको। जो आना चाहता है उनसे बोले हमें राब्ता करें, हम उनके ठहरने का भी इंतजाम कर देंगे। इस वक्त लोगों ने अपने दिल इमरान खान के लिए खोले हुए, यकीन करें अगर हम कहेंगे तो वो लोग अपने घर भी खोलने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है, एक बात बताएं, वैसे इलेक्शन की तारीख आप लोग लेने किससे जा रहे हैं? इलेक्शन की तारीख देनी है जनाब हुकूमत पाकिस्तान ने, और उस हुकूमत पाकिस्तान के जितने भी जुज हैं, चाहे वो सिविल हो, मिलिट्री हो, उन सब ने मिलकर एक फैसला करना है कि इस कौम को जितना शदीद तरीन नुकसान पहुंचा चुके हैं अपने फैसलों से, उससे पाकिस्तान को मजीद सजा देनी है। अपना नाम या तारीख के अंदर हमने यही लिखवा कर जाना है कि ये वो लोग थे कि जिन्होंने वो फैसले किए जिससे मुल्क उस तबाही का दोचार हुआ जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा 1971 के। इस हुकूमत और हुकूमत के इत्तेहादियों से आप लोग बात करना नहीं चाहते, इसका मतलब है एस्टेब्लिशमेंट ही है, फौज ही है जिससे आप बात करना चाहते हैं, उन्हीं से आप लोगों ने इलेक्शन की डेट लेनी है। ये पूरा हफ्ता जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसको समझा जा रहा है, अहम तैनाती के हवाले से, नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। तो जो एक माहौल आप लोग बनाने जा रहे हैं, तो क्या ये एक अच्छा मैसेज होगा नए आर्मी चीफ के लिए जो अपॉइंट होने जा रहे हैं? ज़ाहिर है जब नए आर्मी चीफ आएंगे, एक नई पॉलिसी, नई स्ट्रैटेजी, सोच होगी उनकी, ज़ाहिर उन्होंने इदारे को लेकर चलना है। तो आप लोग क्या आप समझते हैं कि एक अच्छा मैसेज देने जा रहे हैं जो आप लोग रवैया अपनाने जा रहे हैं पिंडी में लॉन्ग मार्च लेकर, फिर आप लोग इस्लामाबाद भी आगे जाना चाहते हैं, हुकूमत का भी रोकने का पूरा प्लान है, तो बात भी आप लोग उन्हीं से करना चाहते हैं और एक नेगेटिव मैसेज भी आप लोग देने जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि हुकूमत जो है वो उसके साथ हम बात करने को तैयार हैं या नहीं, ये तो हम बार बार बोल चुके हैं कि अगर किसी के पास इस वक्त पाकिस्तान जिस इंतशार का शिकार है, एक नए इलेक्शन के अलावा कोई और हल मौजूद है तो हमें बता दें। हमें तो इसके अलावा कोई हल नजर नहीं आता, और अगर यही हल है तो हुकूमत के साथ हम बिल्कुल बात करने को तैयार हैं। अगर वो भी इसी नतीजे पे पहुंचे कि उन्होंने जो थोड़ी बहुत बची है उनकी सियासत उसको बचाना चाहते हैं, चले छोड़ दें, मुल्क की खैरखाई छोड़ दें, अपनी सियासत ही बचाने के लिए वो इस नतीजे पे पहुंचे कि अच्छा चलें अब मजीद तबाही फैलाने के बजाय इलेक्शन करा दिए जाए, ऐलान करें इलेक्शन कराना चाहते हैं, बात हम बिल्कुल उनके साथ बैठ के बातचीत कर लेंगे। पूरी तफसीलात, लवाजमात जो होते हैं इलेक्शन के उससे जो जुड़े हुए मतलब कि इस नुक्ते के अलावा किसी नुक्ते पर, किसी और एजेंडे पर आप लोग बात करने को तैयार नहीं है, राइट? नहीं, हमने क्या उनसे कोई मौसम का हाल डिस्कस करना है या कोई क्रिकेट मैच डिस्कस करना है? अब तो वर्ल्ड कप भी खत्म हो गया, अब तो वो भी बातचीत करने की कोई चीज नहीं बची पीछे। तो हुकूमत के साथ अगर हमने बैठ के तो आप लोगों को मैसेजेस दे के थक चुके हैं ना कि हुकूमत ने अपनी आईनी मुद्दत पूरी करनी है, इंतखाबात अपने वक्त पर ही होने हैं। अगर आप लोगों को बात करनी है, आए मैशियत पर बात करते हैं, मुल्क की जो मैशियत के इस वक्त हालात हैं, मिसाक के मैशियत पर बात करते हैं, उस पर वो बात करने के लिए तैयार है। तो वो भी तो आपको बार बार मैसेज दे चुके हैं ना कि इस पर वो बात नहीं करेंगे, और किसी मुद्दे पर आप लोग बात करना चाहे तो हुकूमत तैयार है आप लोगों से बात करने के लिए। इलेक्शन की डेट पर ना बात करें आप लोग उनसे। अच्छा, मजे की बात यह है कि वो जो कहते थे कि हम ना तजर्बाकार हैं, ना अहल हैं, हमें मईशत चलानी नहीं आती, अब वो रोज हमसे बोलते हैं कि मईशत के बारे में हमारे से बात करें। अल्लाह के बंदो, आप तो बोलते थे कि आपसे बड़े साइंसदान कोई नहीं है। तो ये जो 7 महीने में आपने तबाही मचाई है पाकिस्तान की मईशत की, उसको उस गड्ढे में लाकर फेंक दिया है कि जहां से कोई भी जो नया आएगा उसको निकाल कर वापस लाना मुश्किल होगा। ये अब हमसे हफ्ते में 3 दफा ये क्यों बोलते हैं मुख्तलिफ हुकूमत के लोग
कि आए साथ बैठ के मईशत की बात करते हैं। एक और चीज मसद साहब, अगर पीडीएम अपनी मुद्दत पूरी कर लेती है तो क्या तहरीक इंसाफ को कोई डर है, कोई खौफ है कि आप लोगों की जो मकबूलियत का ग्राफ है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, वोट बैंक आप लोगों का कमजोर पड़ जाएगा? इस वक्त जो मुल्की मईशत के हालात चल रहे हैं, क्या आप लोगों को इस चीज का अदराक नहीं है कि सारा जो बोझ है इस वक्त इस हुकूमत के कंधों पर है, जो इनके अपने लोग ये कह चुके हैं कि इन्हें मजीद नहीं उठाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये उठाते हुए चल रहे हैं? तो आप लोगों को किस चीज़ का डर खौफ है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उनका वोट बैंक कमज़ोर होएगा या आप लोगों का होगा? शाजिया, आप मेरे अप्रैल वापस चले जाएं। 9 अप्रैल को हुकूमत खत्म हुई है हमारी। अप्रैल 2022 से आप मेरे टेलीविजन प्रोग्राम इंटरव्यूज उठा के देख लें, आपको कोई 50-100 इंटरव्यू ऐसे मिलेंगे जहां पर मैं ये कह रहा हूं कि बतौर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मेरे इंटरेस्ट में है कि ये हुकूमत करें, और जैसे जैसे ये हुकूमत करते जाएंगे इनकी सियासत दफनाई जाएगी। ये मेरे अप्रैल मई के आप इंटरव्यू उठा के देख लें, वो बात साबित हुई। जुलाई में जो इलेक्शंस हुए आपने उसके अंदर देखा, कराची बाई इलेक्शन में देखा, सवात के इलेक्शन के अंदर देखा, अभी दोबारा इमरान खान की सीटों के ऊपर जो इलेक्शन हुए उसमें आपने तीसरी दफा ये देखा कि जब इलेक्शन होता है तो वो मेरी पेशन गोई कि इनकी सियासत दफन हो जाएगी वो आपको हकीकत नजर आ रही है। लेकिन साथ साथ मेरी जो दूसरी बदकिस्मती से मेरी जो दूसरी पेशन गोई थी वो भी दुरुस्त साबित हो रही है, यानी मुल्क तबाही का शिकार हो रहा है। मईशत वहां पे आके गिर गई है, 6% के ऊपर ग्रो कर रही थी मईशत, उसकी रफ्तार जो थी बेहतरी की वो 6% थी, अब वो कह रहे हैं 0 या 1% के दरमियान रहेगी। पाकिस्तान के ज़खायर जो हैं IMF का वायदा होने के बावजूद हमारे स्टेट बैंक के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो आधे से भी कम रह गए हैं बनिस्बत जिस वक्त ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया था। अफरात ज़र पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा है। एक्सपोर्ट जो तेजी से बढ़ना शुरू हुई थी हमारे वक्त में वो कम होना शुरू हो गई हैं। तरसीलात ज़र जो आते हैं वो कम होना शुरू हो गए हैं। मशीनरी की इंपोर्ट जो है वो आधी से भी कम रह गई है। तो ये जो तबाही फैल रही है मुल्क के अंदर, किसी को कोई इसका जिम्मेदार है या नहीं है? 4 महीने और इलेक्शन पोस्टपोन तो बहुत पहले इनिशिएटिव लेना चाहिए था आप लोगों को। एक ऑप्शन भी था आप लोगों के पास KP के और पंजाब असेंबली को डिसॉल्व करने का, तो फिर क्या जवाब रहता उन लोगों के पास फिर हुकूमत करने का? तो आप लोगों ने फिर इतनी ताखीर क्यों की? बिल्कुल ठीक है। अगर ये जो मैंने तमाम अभी आपको तबाही बताई, अगर इसमें KP और पंजाब हुकूमत की कोई जिम्मेदारी है तो मैं कल क्या आज शाम को मैं डिसॉल्व करा देता हूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जाए और तहरीक इंसाफ जो इस वक्त 2 हुकूमतें लेकर बैठी हुई है वो खत्म कर दी जाए ताकि ये उसके बाद बात है ना अर्ली इलेक्शंस की, आप चाह रहे हैं ना कि अर्ली इलेक्शंस हो जाएं, वो लोग भी यही कहते हैं कि आप लोग ये असेंबली अपने डिसॉल्व करें, तो उनके पास तो कोई जवाब नहीं रहेगा हुकूमतों को चलाने का। क्या जवाब देगा? उनके पास जो सबसे बड़ा जवाब पता है क्या है शाजिया? उनके पास सबसे बड़ा जवाब ये है कि वो बेशरम लोग हैं। वो तो 130 जब MNAs के इस्तीफे हुए थे जब भी सब लोगों ने यही कहा था कि यार 130 लोग अगर असेंबली से रिजाइन करा जाएंगे तो ये कैसे चला सकते हैं। ये सारा तजिया करने के अंदर एक बुनियादी जो अजम्पशन है ना जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि इनमें कोई शर्म हया है। मसला ये है कि ये बेशरम लोग हैं, तो ये कोई अखलाकी जवाब से नहीं करने वाले। आज साहब ने एक और बात कही कि आरिफ अलवी के जरिए जो है वो पैगामात जो है भेजे जा रहे हैं। क्या पैगामात भेजे जा रहे हैं? डार साहब की भी उनसे मुलाकात हुई, किस मुद्दे पर, किस नुक्ते पर, एजेंडे पर आप लोगों की जो बातचीत चल रही है जिसका कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा है? देखिए, आरिफ अलवी साहब जो हैं वो हमारे बड़े पुराने देरीना साथी हैं, लेकिन वो कोई तहरीक इंसाफ के अब लीडर नहीं है। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी ओहदे पर बैठे हुए हैं और वो हक अदा कर रहे हैं उस आईनी ओहदे का। वो एक देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर इंतशार है और वो उनकी कोशिश ये है कि अफामो तफहीम के साथ खून खराबा हुए बगैर, मजीद तबाही हुए बगैर यहाँ से कोई रास्ता निकाला जाए, और इसलिए वो एक सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी मजबूत उन्होंने कोशिश की है। नतीजा अभी तक कोई सामने नहीं आया है, लेकिन हम उनकी जो ये तमाम उन्होंने काविश की है उसकी हम तारीफ करते हैं। यही तो मेरा सवाल है, यही सवाल है असद उमर साहब, नतीजा क्यों नहीं निकल पाया है अभी तक? ऐसे कौन सी ख्वाहिशात, ऐसे कौन से मुतालिबात हैं आप लोगों के जो बैकडोर बातचीत चल रही है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रही है? क्यों आप लोगों की जो मुतालिबात हैं, ख्वाहिशात नहीं मानी जानी? कुछ नाजायज़ है, कुछ ज़्यादा आप लोग मांग रहे हैं कि अभी तक आप लोगों की कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला अभी तक?
अच्छा, ख्वाहिशात तो है ही नहीं, हमारी प्लूरल तो है ही नहीं, हमारी सिंगुलर है। हमारी तो एक ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दें कि अगली हुकूमत किसने बनानी है। देखें, मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा था शाजिया, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे मेरी तस्दीक कर सकती हैं, आप मुझे बता सकती हैं कि जी देखें वाकई मुल्क में ये तो कोई दो राय है नहीं ना कि मुल्क के अंदर शदीद इंतशार है इस वक्त, एक सियासी बहरान है, एक माशी बहरान है, इस पे तो कोई दो राय नहीं है ना। इसके ऊपर बहस हो सकती है कि उसकी वजूहात क्या है। हम उसका हल जो है वो ये बता रहे हैं कि जब तक आप नया इलेक्शन नहीं कराएंगे, ना ये सियासी बहरान खत्म होगा, ना ये माशी बहरान खत्म होगा। अगर किसी ने कोई और फॉर्मूला पेश किया है तो प्लीज मुझे बता दें। हमें आगे से जवाब ये नहीं मिलता कि पीडीएम की हुकूमत करने से सियासी बहरान खत्म हो जाएगा। हमें यह नहीं कहा जाता कि पीडीएम की हुकूमत चलाने से मईशत बेहतर हो जाएगी। हमें सिर्फ ये कहा जाता है हम नहीं कराएंगे इलेक्शन। हम बैठे हैं और हम कुर्सी से पीडीएम, ये आपकी इंपोर्टेड हुकूमत जो है, जो बैरूनी मुदाखलत के जरिए जमीरों की मंडी लगाने के बाद जो हुकूमत आई है, ये वो हुकूमत कहती है। आपने इनसे कभी ये सुना है, कभी इन्होंने कुछ दावा किया हो कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे लेकिन सियासी बहरान खत्म हो जाएगा? कभी इनका दावा भी सुना है आपने? हम तो आपको कह रहे हैं ना, हम आपको 7.5 महीने से समझा रहे हैं, ये माशी बहरान जो है इसकी बुनियाद ये सियासी बहरान बना है। और सियासी बहरान जब तक अच्छा, पहला मुतालबा है आप लोगों का इलेक्शन, दूसरा है साफ शफाफ अर्ली इलेक्शन। अब ये कैसे होगा? बकौल आप लोगों के ईवीएम भी इन लोगों ने आने नहीं दी। ईवीएम एक वो वाहिद तरीका था साफ शफाफ इंतखाबात करवाने का, वो भी नहीं है। फिर आप लोग इस इलेक्शन कमीशन के साथ इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहते हैं। एक अर्ली इलेक्शन, उसके साथ इतने लवाजमात, तो फिर इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होएगा? नहीं, ये तो मैं आपको बता दूं कि बदकिस्मती से जो गेम खेला गया है उसके अंदर ईवीएम तो अगला इलेक्शन अब नहीं हो सकता। ये बड़ी बदकिस्मती है, मुल्क के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म किया गया है। एक ऐसा इलेक्शन का तरीक़ेकार जिससे तकरीबन 2/3 तमाम जो मुश्किलात इलेक्शन के अंदर धांधली जिस तरीके से की जाती है वो जड़ से ही खत्म हो जाती है, वो नहीं लाने दिया गया। ये पाकिस्तान की कौम के साथ जुल्म किया गया है। लेकिन अब बदकिस्मती से वो टाइम तो नहीं बचा कि इलेक्शन से पहले ईवीएम आ जाए। बाकी जिन तमाम चीजों का आपने जिक्र किया, यही तो मैं कह रहा हूँ, एक दफा ये फैसला करें कि इलेक्शन कराना चाहते हैं, एक ऐलान करें, उसके बाद ये तमाम लवाजमात के ऊपर बातचीत हो सकती है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हर तरफ बात हो रही है कि इमरान खान 26 को क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं। इरशाद आरिफ साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद साहब, बड़ा अहम हफ्ता है, अहम तैनाती भी होनी है, नए आर्मी चीफ ने भी आना है। हुकूमत अपनी तरफ से इस चीज़ को बड़ा सीगा राज में अभी तक रख रही है, नाम सामने नहीं लेकर आ रहे हैं, बावजूद ये कहने के कोई इख्तलाफ नहीं है, हम सीनियरिटी बेसिस पर देखेंगे। खान साहब को नए इलेक्शन भी चाहिए, जल्दी भी चाहिए, और वो अब सरप्राइज़ देने की भी बात कर रहे हैं। 26 को पिंडी पहुँच रहे हैं, क्या सरप्राइज़ हो सकता है आपके ख्याल में? देखिए, इमरान खान साहब ने 7 महीने गुजार लिए और ये कह कर के मैं अर्ली इलेक्शन लेने लगा हूँ। इसका इमरान खान को 2 फायदे हुए हैं। एक तो ये है कि वो हुकूमत गिरने के बाद जिस दबाव का शिकार थे वो इससे निकल आए हैं और अब हुकूमत को वो दबाव में ला चुके हैं, और हुकूमत के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट को भी। दूसरा ये है कि उन्होंने पॉपुलैरिटी जो हुकूमत के दौरान लूज की थी वो गेन कर ली है, और 2 इलेक्शन में वो सामने आ चुका है कि 75% सीटें हासिल करने की पोजीशन में है। अगर जनरल इलेक्शन में ये 50% पर भी चले जाएं, 60 पर भी चले जाएं, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ये 2 फायदे तो उन्होंने हासिल किए। लेकिन अब जो नजर आ रहा है वो ये है कि बात तो यही कर रहे हैं कि वो इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन अब कितना अरसा रह गया है। हुकूमत से मईशत नहीं संभल रही, मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। हुकूमत जो हुकूमत के बारे में और ख़ास तौर पर मियां शहबाज शरीफ साहब के बारे में था कि वो आके कोई ना कोई चमत्कार दिखाएंगे, परफॉर्मेंस होगी और गवर्नेंस बेहतर होगी, वो नहीं हुआ। तो इसका फायदा खान साहब आज भी उठा रहे हैं, और अगले 6 महीने 7 महीने अगर तो इसका ये तो तय हो चुका कि अब आने वाले जो नए इंतखाबात होंगे उसमें जो इस वक्त इमरान खान मकबूलियत का जो उनका ग्राफ है वो जाहिर है बढ़ेगा। इलेक्शंस मार्च में हो या अक्टूबर में हो, इरशाद साहब, इसका फायदा आपको नहीं लगता अल्टीमेटली खान साहब को ही होना है, इमरान खान को ही होना है?
खान साहब को ही हो रहा है, खान साहब को ही होगा। हुकूमत की अक्लमंदी और दानिशमंदी का इम्तिहान ये है कि वो जितनी जल्दी इस दलदल से निकलेगी, मजीद बोझ उस पर नहीं पड़ेगा। इस वक्त तक जो बोझ उस पर पड़ चुका है नॉन गवर्नेंस का, बैक गवर्नेंस का और फिर इकोनॉमी की तबाही का, वो उससे बच सकती है जितनी जल्दी वो इलेक्शन करा लेगी। इसलिए वो बचने की सूरत ये होती है कि जब वो ऐलान खुद करते हैं तो 3 महीने उनको मिलेंगे, 3 महीने की हुकूमत आएगी जो निगरान हुकूमत होगी। उस दौरान बहुत सारी बातें लोग भूल जाएंगे और उसका मलबा निगरान हुकूमत पर जाएगा। लेकिन अगर ये मुद्दत पूरी करेंगे तो वो अरसा फिर 2 महीने का होगा और 2 महीने जो है, 2 महीने में खान साहब मजीद बदनाम करेंगे इस हुकूमत को। निगरान हुकूमत भी कहेगी कि हमें तो वक्त इतना मिला है, हम खराब मईशत मिली है। तो अर्ली इलेक्शन अब खान साहब से ज्यादा मेरा ख्याल है हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर कोई वहाँ अकल शऊर वाला बंदा बैठा है। खान साहब ने जो अपना एक बयानिया बदला है, हमें उनके रवैये में भी नरमी लग रही है इरशाद साहब, जो कि अच्छी बात है। हमेशा हम बात करते रहे रवैये में लचक और नरमी लानी पड़ेगी खान साहब को, जो अब हमें नज़र भी आ रही है इस्टेब्लिशमेंट को लेकर। पहले वो फिर अमरीकी साजिश के बयानिए को लेकर आप समझते हैं कि जिसने भी मशवरा दिया है ये खान साहब को बड़ा ज़बरदस्त मशवरा दिया है और खान साहब की स्ट्रैटेजी बदलने का जो अब वो उन्होंने एक सोचा है या बदली है, ये इनके फ़ायदे में ही होगी? देखें, अगर जो चीजें वो हासिल करना चाहते थे, जो 2 चीजें मैंने कही है कि दबाव से वो निकलना चाहते थे और दबाव में लाना चाहते थे, जब उसमें कामयाब हो गए हैं तो अब उनको पहले की तरह जो है वो सख्त रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए। क्योंकि और सख्त रवैया इस वजह से भी तो नहीं कर सकते ना, अब नए आर्मी चीफ ने आने, अब उनके साथ सख्त रवैया अख्तियार करके क्या मिलेगा इमरान खान को? जाहिर बात, देखे ना, अगर नया आर्मी चीफ आ रहा है तो जाहिर एक लिहाज से अब इस्टेब्लिशमेंट की सतह पर रजीम चेंज हो रही है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा इमरान खान साहब को पहुंचने वाला है। तो उसकी वजह से इमरान खान साहब जो हैं पहले से ज्यादा मुतमईन नजर आते हैं। और अगर इस्टेब्लिशमेंट में जो बुनियादी नौइयत की तब्दीलियां अब आएंगी, जाहिर है नया आर्मी चीफ नई टीम लेकर आएगा, तो उसकी तो इमरान खान साहब के साथ वो सूरत हाल नहीं होगी जो साबका के बारे में समझा जाता था। तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब विन विन पोजीशन में हैं। तो अगर वो कोई बड़ा सरप्राइज आप ना भी दें, यही बड़ा सरप्राइज ज्यादा से ज्यादा हो क्या सकता है? बड़ा सरप्राइज क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? ये तो अब खान साहब का कोई साथी या खान साहब ही बता सकते हैं, हम क्या गैस कर सकते हैं। लेकिन जो चीज जो नजर आ रही है वो ये है कि अगर वो बहुत बड़ा इज्तिमा पिंडी में या इस्लामाबाद में कर लेते हैं, वो ये एक दफा फिर जाहिर करते हैं कि पॉपुलर सपोर्ट उसके पास है, तो फिर आगे जो मामलात होंगे वो उनकी मर्जी के मुताबिक तय होंगे। फिर हुकूमत का ये तब तक वैसे नए आर्मी चीफ का नाम भी सामने आ जाएगा, तो ये क्या सारा मैसेज उधर जाएगा, उधर ही भेजने की कोशिश है कॉन्शियसली? जाहिर बात है जो नई टीम आएगी उसको दिखाना होगा, दिखाएंगे खान साहब मैं हूँ इस वक्त मोस्ट पॉपुलर लीडर इस मुल्क का और मेरी जमात मोस्ट पॉपुलर पार्टी है इस मुल्क की। तो इसलिए अब इन लोगों को मुँह न लगाएं, इनकी डिक्टेशन पर ना चलें या इनको खुश करने की अपीजमेंट की पॉलिसी खत्म करें और अवाम के मूड का अंदाजा करते हुए फेयर की तरफ मुल्क को लेकर जाएं। खान साहब ने तो ये भी इल्जाम साफ करने की कोशिश की है कि एस्टेब्लिशमेंट का उनकी हुकूमत गिराने में कोई किरदार नहीं था। नहीं, उन्होंने ये तो नहीं कहा। उन्होंने कहा अगर ये फर्ज भी कर लें तो बहरहाल फिर भी जिम्मेदारी तो उनकी बनती थी कि ऐसे लोग को ना आने दें। इस तरह से उन्होंने बात की है। और अमेरिका वाले जो साइफर वाला मामला है उसमें भी उन्होंने यही बात कही है। ये नहीं कहा कि मैं अब उसको छोड़ रहा हूँ और वो जो है उन्होंने कहा ये पीछे की बात है। अब ये बात उन्होंने की है कि ये पीछे की बात है, हाँ मैं आगे मुस्तकबिल में अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ उनसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक मुदब्बिर सियासतदान से जो एक चालाक सियासतदान है, इमरान खान ने 7 महीने में जो अचीव करना था अचीव करने के बाद अब वो चाहते ये हैं कि स्टेबल करें मामलात को। मामलात में तो इस्लामाबाद जाने की आपको लगता है कि जरूरत पेश आएगी या पिंडी तक ही मामलात ठीक हो जाएंगे और वहीं जलसा करेंगे वापस? अगर देखिए, अगर जो मुज़ाकरात अलवी साहब के थ्रू चल रहे हैं, सदर अलवी के थ्रू, अगर वो कामयाबी से हमकिनार हो जाते हैं इससे पहले, तो फिर तो लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हुकूमत इतना मतलब के नाम सामने नहीं लेकर आ रही है, इतना अभी तक राज में क्यों रखा हुआ है? जब एक तरफ कहते हैं कि नहीं हम लोग तो भाई सीनियरिटी बेस पर और मेरिट पर देखना है, और जरदारी साहब ने भी कहा कि सब इक्वल है, सब 3 स्टार जनरल सब बराबर है। ये हकीकत है कि हुकूमत की अपनी सफ़ों में और मुस्लिम लीग की अपनी सफ़ों में इख्तलाफ मौजूद है। जो नवाज शरीफ साहब के पसंद थी उसको हमारे एक दोस्त मुल्क ने भी पसंद नहीं किया। हाँ। और उसके अलावा जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान भी कोई उस सेम पेज पर नहीं है। कहने को बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं कि जी हम सेम पेज पर हैं। आखिर क्या वजह है कि कोरोना में बोलचाल पर पाबंदी नहीं होती, बयानबाजी पर पाबंदी नहीं होती, लेकिन जनाब शहबाज शरीफ साहब 4-5 दिन से बिल्कुल खामोश हैं। बिल्कुल 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 कहते हैं ना सुनाई देते हैं। उसके मुकाबले में मुलाकातें हैं या मुतहर्रिक जो हैं वो इसहाक डार साहब हैं, जो जाहिर बात है कि नवाज शरीफ साहब के और मरीम नवाज साहब के नुमाइंदे हैं, उनके करीब हैं। और जो लोग ये कहते थे कि जनाब इसहाक डार वतन वापस आकर अमलन डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो यही तासुर दे रहे हैं। वो इकानमी की बातें अब नहीं कर रहे, सियासी बातें कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि विद इन पार्टी और विद इन कोलिशन कोई ना कोई मामला इख्तलाफ मौजूद है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। इधर सर्दी बढ़ने लगी है, उधर गैस की लोड शेडिंग को लेकर अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही हैं। पेट्रोलियम डिवीजन ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ये बताया है कि मुल्क में घरेलू सार्फिन को मौसम सरमा के दौरान 24 घंटों में से 16 घंटों तक की गैस की लोड शेडिंग को भुगतना पड़ सकता है। और हुकाम ने पेट्रोलियम डिवीजन को दिन में 3 वक्त खाना बनाने के लिए गैस फराहम करने का पाबंद किया है। अब ज़ाहिर है कोई टाइम डिसाइड होगा कि फ़लाँ टाइम गैस आएगी और आप लोग अपना अपना खाना बना लें। गैस की तलब बढ़ चुकी है जबकि सप्लाई ज़रूरत से ज़्यादा कम है। सनतें चलती हैं तो घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं, और अगर घरों को गैस दी जाती है तो हमारा सनती पहिया रुक जाता है। इसी वजह से सुई सदरन गैस ने कराची में सनतों को गैस की फराहमी को मुअत्तल कर दिया है, और ये मुअत्तली 28 फरवरी 2023 तक जारी रहेगी। अब इसका हल क्या है? हमारे पास नेचुरल गैस का ज़ख़ीरा तो नाकाफ़ी है जो मुल्क की ज़रूरियात को पूरा नहीं करता। ऐसे में फिर ज़ाहिर है हमें बाहर से गैस को इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो इस बार यहाँ भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। पाकिस्तान को कोई भी आलमी कंपनी LNG की बिड देने के लिए तैयार नहीं है अभी तक। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान 72 LNG कार्गोज़ ख़रीदना चाहता है, लेकिन अभी तक एक कंपनी ने भी बिड नहीं दी है, हामी नहीं भरी है। अगर मामलात ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही रहे, तो सर्दियों में सनतों का पहिया चलाना तो बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। साथ ही साथ घरों में भी चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। इस वक्त यूरोपीय ममालिक सबसे ज़्यादा LNG को इम्पोर्ट कर रहे हैं, जिसके बाद एशियाई ममालिक के लिए सस्ती गैस और तेल ख़रीदने का वाहिद ऑप्शन रशिया बचता है। हमारा हमसाया मुल्क भारत रशिया से सस्ती तवानाई ख़रीद कर इसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठा रहा है, जबकि पाकिस्तान ने अभी सस्ती गैस मंगवाने के लिए रशिया से सिर्फ एक राब्ता ही किया है। पाकिस्तानी हुकाम ने रूसी वजारत ख़ारजा को ख़त लिखकर ये बताया है कि हम सस्ती गैस और तेल ख़रीदना चाहते हैं, मगर शर्त यह है कि हम पर पाबंदियाँ ना लगें। मगर सवाल यह है कि इसकी गारंटी कौन देगा? क्या पाकिस्तान रशिया से बर वक्त गैस मंगवाने और LNG कार्गोज़ की बिड्स करने में कामयाब हो जाएगा, या फिर इन सर्दियों में भी गैस की 16 घंटों की लोड शेडिंग को ही हम सबको भुगतना पड़ेगा? मैं बात करूंगी, मुझे माहिर मौशियात आबिद सुलेरी साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपका। आबिद साहब, गर्मी आए, बिजली नहीं मिलती है, सर्दियों में गैस नहीं मिलती है, क्या ये हमें वक्त पर ही आकर पता चलता है कि इतनी हमारी ज़रूरियात है, इतनी हमारी सप्लाई है, इतना हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है? ये बर वक्त फ़ैसले क्यों नहीं होते हैं? तो इस वक्त आपको भी ये लग रहा है कि इस बार बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ सकती हैं सनती सार्फिन को भी और घरेलू सार्फिन को भी। देखिए शाजी, हमारे जो इनहेरेंट प्रॉब्लम थी वो तो थी, लेकिन इस दफ़ा रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बाद एनर्जी की सप्लाई जो है पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए वो मज़ीद मुश्किल हो गई है। आपने देखा होगा कि पिछले 7-8 माह में जब से जंग छिड़ी है वहाँ पे यूक्रेन में, पाकिस्तान की जो शॉर्ट सप्लाईज थी, लॉन्ग टर्म जो कंट्रैक्ट से एनवी की जानिब से और
जो LNG के सप्लाईज के वो डिफ़ॉल्ट हुए। और उसकी सिंपल वजह ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा किया था वो कोई $6 MMBTU का था, जबकि उस वक्त मार्केट में यूरोपियन बायर जो है वो तकरीबन $35 से $40 MMBTU पे ख़रीद रहे थे। तो मुआहदे की रूह से उन्होंने हमें 30% पेमेंट जो है, जो कि तकरीबन $2 बनती थी, $2 MMBTU, वो कंपनसेशन दे के और वो महंगे दामों गैस जो है वो बेच ली। तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बुरे तरीके से क्राउड आउट हुआ पड़ा है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही नहीं, ये बांग्लादेश के साथ भी यही मामला है। और पाकिस्तान की तरह की और बहुत सी इकॉनमीज़ है जिनके साथ यही मामला है कि यूरोपियन जो हैं, फॉर एग्जांपल जर्मन को अगर आप देखें तो उन्होंने 3 माह पहले $65 बिलियन का सौदा किया कतर के साथ LNG का। तो जितनी उनकी कतर की लॉन्ग टर्म सप्लाईज थी वो $65 बिलियन पे उन्होंने उसको बुक कर लिया। तो अब जब डीप पॉकेट्स वाले खरीदार जो हैं, जब वो महंगे दामों लंबे अरसे के लिए ज़्यादा मकदार में LNG खरीदना चाहेंगे, तो वहाँ पे जो परचून के गाहक हैं हमारी तरह के, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। और यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान ने जो बिड्स की हैं उसको कोई भी खातिर खा रिस्पॉन्स उस पर नहीं मिल रहा। एक तो रेट बहुत हाई होंगे जो अगर कोई रिस्पॉन्स आया जो कि पाकिस्तान की पहुंच से बहुत दूर होंगे, और अगर मिल भी जाते हैं तो कोई श्योरिटी नहीं कि कल को फ्रांस या जर्मनी या कोई और यूरोपियन मुल्क जो है वो उससे ज़्यादा दाम दे दे और हमारे। लेकिन रशिया से तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो फ़ायदा उठा रहा है वो हमारा हमसाया मुल्क है भारत। सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट वो कर रहा है रशिया से। देखिए उसकी वजह यह है कि भारत की जो नेशनल शिपिंग लाइन है उसके अपने शिप्स हैं, उसके पास अपनी इंश्योरेंस कंपनीज हैं। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन जो है उसके पास लगभग 1 दर्जन के करीब टोटल बहरी जहाज़ हैं। अब अगर पाकिस्तान को बहरी जहाज़ किराए पे लेना पड़ते हैं रशिया के साथ या यूक्रेन से कोई भी चीज़ मंगवाने के लिए तो फ्रेट बहुत हाई होगा। अगर पाकिस्तान को उसकी इंश्योरेंस करवाना पड़ती है तो जंग ज़्यादा इलाकों की जो इंश्योरेंस है उसकी प्रीमियम इतना ज़्यादा होगा कि शायद अगर रशिया जो है वो आपको 60-70% जो है डिस्काउंट भी दे तो इंश्योरेंस कास्ट जो है डिस्काउंट मिल भी जाए, इस बात की गारंटी कौन देगा? जो पाकिस्तान लेना भी चाह रहा है कि हम पर सैंक्शंस ना लग जाएं, भाई पाबंदियां ना लगा दे दुनिया हम पे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर डिस्काउंट दे भी दे और आप पे सैंक्शन ना भी लगे तो उसके साथ जो इंश्योरेंस कास्ट होगी वो इतनी बड़ी होगी, क्योंकि आप जंगज़दा इलाके में उस जहाज़ की इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, उस कंसाइनमेंट की इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। तो इंडिया को ये कंपैटिटिव एडवांटेज हासिल है कि एक तो उसकी जो नेशनल उसके अपने बहरी जहाज़ हैं उसको कहीं और से नहीं लेना पड़ रहे। दूसरा ये कि उसके पास जो अपनी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि इंटरनेशनल इंश्योर्ड हैं और बड़े आराम से वो उनके जरिए इंश्योरेंस जो है वो हासिल कर सकता है। पाकिस्तान के पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। और फिर तीसरा जो है वो पाकिस्तान पे सैंक्शन का डर है। इंडिया जो है वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, $600 अरब के करीब उनके ज़खायर हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, सेंट्रल बैंक के। पाकिस्तान को अगर आप देखें तो हमारे $7.9 बिलियन के ज़खायर हैं और वो भी ज़्यादातर बारोड मनी है। तो जाहिर है कि आप पाकिस्तान और इंडिया किस तरीके से आलमी दुनिया जो है वो हमें इक्तिसादी तौर पर ट्रीट करती है, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है? हमारे पास एक ऑप्शन जो बचता है वो ये है कि एक तो चाइना रशिया से इंपोर्ट कर रहा है, क्या अब हम CPEC का इस्तेमाल करते हुए या चाइना के साथ अपनी दोस्ती का इस्तेमाल करते हुए किसी रूट से चाइना से जो है फौरी, अब सर्दियां पाकिस्तान में 2-3 महीने सर्दियां रहती हैं ना, फिल फौर हल कैसे हो सकता है इसका? फिल फॉर हल इसका देखिए राशनिंग है। बांग्लादेश ने 6 माह पहले राशनिंग शुरू कर दी थी, हालांकि उसकी इकॉनमी हमसे बहुत हद तक ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वो 6 महीने पहले राशनिंग कर रहे हैं। हमें कौन सी ऐसी ताकत है जो कि मजबूर करती है कि शॉपिंग मॉल रात को 12-1 बजे तक खुले रखने हैं, फूड स्ट्रीट्स हमारी सारी रात खुली रहनी है? देखिए जब आप एक एनर्जी डेफिसिट कंट्री हैं तो फिर हमें उसको मानना पड़ेगा और अगर हम उसके मुताबिक रैशनलाइज करें अपने इस्तेमाल को। कोविड के दिनों में जब स्मार्ट लॉकडाउन था तो तब भी हम जिंदा रह रहे थे, जबकि दुकानें जो थी, बाजार जो थे वो एक फिक्स टाइम पे बंद हो रहे थे। तो हमें इस वक्त राशनलाइजेशन करना पड़ेगी, राशनिंग करना पड़ेगी। तो साथ साथ एक जगह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या घरेलू सार्फिन को, या आप ये अपने जहन में रखें कि आपकी अगर सनतें इससे मुतासिर होती हैं फिर आप एक्सपोर्ट का जो आपका एक टारगेट है वो आप अचीव नहीं कर सकेंगे। फिर अगर वो नहीं होगा फिर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो एक डेफिसिट है, तिजारती खसारा है, वो भी बढ़ जाएगा। हर तरह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स का सामना करना पड़ेगा।
जी बिल्कुल ऐसा होगा। तो इस वक्त आपके पास जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं उसकी कंपीटिंग और कंटेस्टिंग डिमांड्स हैं, और हमें देखना यह है कि कौन सी डिमांड को ज़्यादा प्रायोरिटी में देना चाहिए। क्या वाकईतन हमें वो लोग जो कि गीज़र्स अफोर्ड कर सकते हैं, क्या 2-4 बाल्टी पानी के लिए उनको 24 घंटे गीज़र चलाना ज़रूरी है? क्या हमें अपने तमाम घरों में हीटर्स चलाना, हर कमरे में चलाना ज़रूरी है? तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इस वक्त हमारा अपना तर्ज ज़िंदगी और रहन सहन जो है लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी तो देखना है ना, हर दफ़ा सिर्फ अवाम ही हर चीज़ को क्यों भुगते। सही फैसले सही वक्त पर अगर हुक्मरान ना लें तो अल्टीमेटली हम जैसे अवाम को ही भुगतना पड़ता है। अब PTI के दौर में भी आपने देखा कि सस्ते दामों LNG जब मिल रही थी उस वक्त हम लोगों ने ली नहीं, और फिर बाद में इतनी ज़रूरत पड़ी इमरजेंसी में आपको फिर महंगे दामों लेनी पड़ी। तो हुक्मरानों की गलतियाँ हैं जो आवाम को भुगतना पड़ती हैं, जो आज भी हम भुगत रहे हैं। देखिए ये प्लानिंग जो है, प्लानिंग में स्पेशली वोलेटाइल सूरत हाल में, यानी इसमें मैं मौजूदा हुकूमत या पिछली हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता। जो वोलेटाइल सिचुएशन होती है हैजिंग, उसमें कोई भी पॉलिसी मेकर जो है पाकिस्तान जैसे मुल्क में वो हैजिंग से डरता है। शाहिद खान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब को आपने देख लिया कि कैसे उन्होंने LNG की वजह से नैप में भुगता और जेल की सूखते उनको बर्दाश्त करना पड़ी। तो कोई भी पॉलिसी मेकर जो आने वाले कल के रेट के हिसाब से आज पाकिस्तान में हैज करते हुए एनर्जी हैजिंग से डरेगा या डरेगी, क्योंकि अगर रेट में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन आ गई तो उसका सारा करियर जो है वो तबाह हो जाएगा कि जी इन्होंने जानबूझ के बहुत महंगी गैस ले ली जबकि इनको पता था कि जी गैस जो है वो सस्ती होनी थी, या इन्होंने गैस जो है वो ज़्यादा ले ली, गैस जो थी वो आगे मार्केट में सस्ती हो जाती। तो ये वो प्रैक्टिकल जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, यानी ये कहना बड़ा आसान है कि हुकूमत जो है उन्होंने शायद बर वक्त फैसले नहीं किए, लेकिन अगर आप ब्यूरोक्रेसी की जगह बैठ के अपने आप को देखें तो शायद फैसले करना जो है बाज़ मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान जैसी जो पोलराइज सिचुएशन है। अच्छा, एक और चीज़, मुसद्दिक मलिक साहब का जब मैं एक बयान सुन रही थी, देख रही थी, वो कह रहे हैं कि हमारे पास अभी जो गैस है ये गुज़श्ता सर्दियों के निस्बत ज़्यादा है मगर मसाइल हैं। इसको मैं चाहूँगी ज़रा आप एलैबोरेट करें। गैस तो है लेकिन फिर मसाइल क्या हैं? ये तो मुसद्दिक मलिक साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने बयान किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है, लेकिन जो आपको अपेरेंट मसाइल नज़र आ रहे हैं वो ये है कि इस वक्त हमें ये देखना है ना सिर्फ ये कि गैस की अवेलेबिलिटी बल्कि गैस की अफोर्डेबिलिटी को भी हमें देखना होगा। और अफोर्डेबिलिटी ये है, यानी IMF के साथ आपका जो नवा रिव्यू है वो सारा का सारा एनर्जी टैरिफ की वजह से इस वक्त लिम्बो का शिकार है। आप महंगी गैस ले सकते हैं लेकिन फिर आप उसको सब्सिडाइज नहीं कर सकते, आपको उसको महंगी लेंगे तो बिल भी तो फिर महंगी हमें भी लेनी पड़ेगी गैस, हमें बिल भी ज्यादा आएंगे जाहिर है फिर। और जो ही कोई सियासी हुकूमत जो है वो बिल महंगे करेगी, खुसूसन जबकि अगला साल इलेक्शन का साल होगा, तो उसमें हुकूमत जो है वो सार्फिन को पूरा बिल पास ऑन करने से वो घबरा रही होगी, क्योंकि उससे उसकी सियासी मकबूलियत जो है वो उसमें कमी आएगी। तो ये सिर्फ मसला इस वक्त अवेलेबिलिटी का नहीं, उससे बड़ा मसला अफोर्डेबिलिटी का भी है कि क्या हुकूमत जो है वो इस सिचुएशन में है कि वो महंगे दामों जो है वो गैस ले या महंगे दामों बिजली बनाए और उसको सब्सिडाइज करके बेचे, और सब्सिडाइज करके बेचने के क्या सकत है खजाने में, या क्या IMF उसको इजाजत नहीं देगा? सर जी बिल्कुल। तो अगर IMF इजाजत नहीं देगा तो जाहिर है कि हुकूमत के लिए शायद जो एक साहिब रास्ता होगा वो यही है कि उसकी राशनिंग करे मौजूदा एनर्जी की, और उसको उसका रैशनलाइज यूज जो है उसको प्रमोट करे, क्योंकि ना हुकूमत सब्सिडी दे पाएगी और ना हुकूमत बहुत महंगे दामों बेच सकेगी, वरना उसका पोलिटिकल कैपिटल मुतासर हो रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद सुलहरी साहब, शुक्रिया आपका। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।